हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड योर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग्स को देख रहे थे और आज जो बारी है वारेन हेस्टिंग्स में जो कुछ पॉइंट बचा हुआ है उसको देखने की। तो इसके पहले वारेन हेस्टिंग्स पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था और आज जो है ये वारेन हेस्टिंग्स पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 को भी हम लोग देखते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या क्या है। पार्ट 1 में जो वारेन हेस्टिंग्स से वीडियो हमने एक पोस्ट कर दी है और आज पार्ट 2 की बारी है। और इतना ही नहीं, वारेन हेस्टिंग्स पे एक वीडियो और बनेगा जो वारेन हेस्टिंग्स पार्ट 3 होगी इसके बाद, और वहां पर वारेन हेस्टिंग्स को एंड कर देंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स एक बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको आराम से सब कुछ देखते हुए पढ़ते हैं और इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। आपने भी ये बात फील किया होगा, तो इसलिए हम लोग इसको आराम से देखते हैं। चलिए पहला पॉइंट है हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। किसको देखिए तो हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए, कौन सा नवाब? तो ये बंगाल के नवाब जो उस समय हुए, मीर जाफर के बाद मीर कासिम के बाद जो भी बंगाल का नवाब हुआ, तो उसके लिए है ना, बंगाल के नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा पत्नी जो मुन्नी बेगम थी, इसको क्या किया, उसका संरक्षक नियुक्त किया। किसका? जो कि बंगाल का नवाब था, उसका संरक्षक किसको नियुक्त किया? उस समय के अनुसार जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का नवाब था, उसके संरक्षण के रूप में मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। इसके पीछे भी एक ये कहा जाता है कि उसमें बंगाल का नवाब मुबारुक-उद-दौला जो था, उसके संरक्षण के रूप में मुन्नी बाई को रखा गया था, जो एक अल्पवयस्क नवाब थे। और अल्पवयस्क नवाब होने के कारण उसको संरक्षक की आवश्यकता थी और मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। तो ये जो मुन्नी बेगम है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो नाचती गाती थी और बेहद खूबसूरत थी, तो जिसके कारण मीर जाफर ने इस मुन्नी बेगम से, बाद में जो नाचने वाली बेगम थी, इससे क्या किया, अपना विवाह कर लिया और यह नर्तकी जो है मीर जाफर की पत्नी बन गई। ठीक है ना। इसके बाद नवाब नंद कुमार जो बंगाल का नवाब बना, तो नंद कुमार ने ये बात कहा, 1775 में आरोप लगाया कि ये जो वारेन हेस्टिंग्स ने घूस लेकर के मुन्नी बेगम को, जो वहाँ का उस समय का समकालीन नवाब था, उसकी संरक्षिका या संरक्षक नियुक्त किया। तो ऐसा 1775 में नंद कुमार जो बंगाल के नवाब बने, उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर लांछन लगाया कि ये जो है पैसा लिया, घूस लिया और उसके बदले में मुन्नी बेगम को संरक्षक बना दिया। अब जो भी बात हो, फिर बाद में क्या हुआ, 1775 में, यह बात सच भी है, 1775 में फिर इसको हटा दिया गया, मुन्नी बेगम को नवाब के संरक्षण से हटा दिया गया। और उसके जगह पर आप देखेंगे कि रजा खां जो बंगाल का कह सकते हैं कि उप दीवान था, वहाँ बंगाल का जो था, आप कह सकते हैं कि उप दीवान के रूप में इसको वारेन हेस्टिंग्स ने नियुक्त किया था, उसी को उसका संरक्षक बनाया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 1775 ईस्वी में, है ना, 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर, देखिए यहाँ पर मुन्नी बेगम को हटा दिया और मोहम्मद रजा खां को, है ना, मोहम्मद रजा खां को, जो कि बंगाल का क्या था, उपदीवान था, और बिहार का उपदीवान कौन था, तो बिहार का उपदीवान और बंगाल का उपदीवान दोनों ही नियुक्त किया गया था। तो यह जो है रजा खां को क्या कर दिया, इसके संरक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया और मुन्नी बेगम को हटा दिया, नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है ना। तो 1775 में, याद रखिएगा, 1775 में वारेन हेस्टिंग 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि किस गवर्नर ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। सबसे पहला मदरसा जो है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किस बंगाल गवर्नर ने या फिर किस अंग्रेज ने स्थापित किया? तो ये किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कब? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए, है ना, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए बंगाल के किस गवर्नर ने सबसे प्रथम मदरसा की शुरुआत की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन
जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। अब देखिए, ये जो जोनाथन डंकन है, ये वारन हेस्टिंग्स के समय की ही घटना है, 1782 ईस्वी की, जिसमें जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। देखिए, इसका जो जोनाथन डंकन का जो मूल उद्देश्य था वो हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना था, है ना। हिंदू कानून और दर्शन के ज्ञान का महत्व, है ना, दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और यह जो संस्कृत विद्यालय है, ये बाद में 1958 में यह संस्कृत कॉलेज एक विश्वविद्यालय बन गया। यह जो संस्कृत विद्यालय था जो जोनाथन डंकन द्वारा, है ना, कहाँ पर खोला गया था, यह जोनाथन डंकन द्वारा जो बनारस में खोला गया था, यह बाद में विश्वविद्यालय बन गया, एक बहुत बड़ा विद्यालय बन गया, एक विश्वविद्यालय बन गया संस्कृत का, है ना। और संस्कृत यहाँ पर जो है संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना हुई, इसको बाद में विश्वविद्यालय बना दिया गया। और साथ ही साथ 1795 में, है ना, वे बॉम्बे के गवर्नर रहे। ये कहा जा रहा है जोनाथन डंकन के बारे में, यह डंकन जो है 1795 में ये बम्बई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन? तो जोनाथन डंकन। कहा जाता है कि 1795 में जब ये बम्बई के गवर्नर बने तो उसके साथ ही, उस पद के साथ ही 16 साल तक रहे और उनकी मृत्यु हो गई। तो जोनाथन डंकन बम्बई के गवर्नर भी रह चुके हैं और शेष जीवन काल 16 साल तक भी वो अपने पदों पर बने रहे। और 1974 में इसका नाम, जो संस्कृत विद्यालय था, इसका नाम संपूर्णानंद, है ना, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय रखा गया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो घटना है ये 1974 की, 1974 में जो यह विद्यालय है संस्कृत विद्यालय, इसका नाम क्या हो गया? संपूर्णानंद। क्या हो गया? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1974 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में खोली गई संस्कृत विद्यालय का ही नाम हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शेष देखते हैं क्या है। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस, है ना, विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसका। गीता के अंग्रेजी, गीता मतलब भगवत गीता, वही गीता जिसका उपदेश कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय दिया था, युद्ध आरंभ होने के पहले दिया गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो उसी गीता की बात हो रही है। ये भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकार, सबसे पहले जो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया वह किसने किया? विलियम विल्किंस ने किया। विलियम विल्किंस, चार्ल्स विलियम विल्किंस भी कह सकते हैं आप, है ना, किया। और जो हेस्टिंग्स ने इनको आश्रय प्रदान किया। हेस्टिंग्स ने अगर आश्रय प्रदान नहीं किया होता, इसमें योगदान नहीं दिया होता, तो जो गीता का रचना जो इंग्लिश में संभव हो पाया, इंग्लिश अनुवाद में कन्वर्ट किया गया, वो नहीं हो पाता। इसमें हेस्टिंग्स का योगदान बहुत ही ज़्यादा, हेस्टिंग्स की कंट्रीब्यूशन गीता के अंग्रेजी अनुवाद करवाने में बहुत ही ज़्यादा रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब विलियम विल्किंस ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी के रूप में भारत आए थे 1770 में, 1770 में ये भारत आए और विल्किंस ने चूंकि वारेन हेस्टिंग्स से उनका अच्छा बनता था, इसलिए वारेन हेस्टिंग्स ये बात जानते थे कि विल्किंस को भारतीय जो लैंग्वेज है, भारतीय जो भाषा है, इसके प्रति बहुत ज़्यादा अनुराग है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। वो भारतीय भाषा को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और जो भी दर्शन वगैरह भारत की है उस पर उनको अगाध प्रेम था और वो उस चीज़ के लिए बहुत सीखने के लिए तत्पर होते थे। इस बात की परख वारेन हेस्टिंग्स को थी और उन्होंने इसके लिए उपयुक्त सही समझा कि अगर गीता का अनुवाद करने की बात की जाए तो यहाँ पर उसके जितने भी कर्मचारी थे उनमें विलियम विल्किंस सबसे बेहतर और सबसे सही लग रहा था उसको। और विलियम विल्किंस 1770 में भारत आए, 1774 में, है ना, 1774 में, कब? 1774 में वह क्या हुआ, मैकाले के पास, वारेन हेस्टिंग्स के पास गया और जा करके बोला कि हमको कुछ शारीरिक परेशानी का या कोई ऐसा शारीरिक तकलीफ बना करके हमको ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाए, कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाए, ताकि हम बनारस जाएं, वहाँ पर संस्कृत सीख सकें और मतलब संस्कृत भाषा सीख सकें, उसके बाद हम उसका ट्रांसलेट करने के लिए जो अपने भाषा में ट्रांसलेट होगा उसको कर सकें। तो बिना संस्कृत पढ़े, बिना संस्कृत का ज्ञान किए गीता जैसे इस इतना बड़े ग्रंथ को इंग्लिश में अनुवाद करना इतना आसान नहीं था। कोई प्रकांड विद्वान ही होगा जो उसको समझ सकता है, वही उसका ट्रांसलेट भी कर सकता है। तो इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने उसको बनारस भेजा और बनारस में मतलब कि संस्कृत की शिक्षा के लिए वहाँ पर बनारस में एक व्यक्ति थे जिसका
नाम बताया जा रहा है भट्टाचार्य। कौन काशीनाथ भट्टाचार्य। काशीनाथ भट्टाचार्य के पास वो गए और उसके पास संस्कृत सीखना शुरू किया। तो देखिए 1774 में, 1774 से लेकर के 1785 तक, 1774 से 1785 तक, 1785 तक इतने दिनों तक उन्होंने संस्कृत सीखा। और 1785 में वह बुक जो है उसका विलियम विल्किंस ने गीता का इंग्लिश अनुवाद कर करके वह जो है वारेन हेस्टिंग्स के हाथ में डाल दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी के रूप में दुनिया में भारत जिन बातों के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया तक गीता को फैलाने में, इसलिए कहा जाता है कि बनारस का सबसे बड़ा हाथ है ना। बनारस जो काशी, जो बनारस बोलते हैं वो बहुत ही विश्व में भारत की प्रसिद्धि, भारत का नाम फैलाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और हेस्टिंग्स ने विल्किंसन को बनारस जाकर काशीनाथ भट्टाचार्य से संस्कृत सीखने को और पूरी मनोयोग से सीखने को कहा। हालांकि उनका मन पूरे महाभारत को अनुवाद करने का था। ये जो विल्किंस था ये चाहता था कि हम पूरा महाभारत का ही इंग्लिश में अनुवाद कर दें, जिसको कि उर्दू में रजमनामा भी कहा जाता है, युद्ध की पुस्तक। वह महाभारत को ही पूरा अनुवाद करना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर भी उन्होंने गीता का जो भगवत गीता है उसका अनुवाद तो कर ही दिया। ये भारतीय भाषाओं के इनका प्रति इनका अनुराग बहुत ही ज़्यादा था। और ये प्रस्ताव को ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के सामने किसने रखा? तो वारेन हेस्टिंग्स ने रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड के सामने यह इस बात को रखा कि यह जो विलियम जॉन्स है यह इस चीज़ को, मतलब गीता के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कैपेबल है। और साथ ही उसका कुछ फिजिकल बहाना बना करके, जिसका तबीयत खराब है, वहाँ कर्मचारी की जगह से उसको छुट्टी दिलवाया, वो कंपनी से छुट्टी दिलवा के तब फिर उसको जो है भट्टाचार्य के पास, काशीनाथ भट्टाचार्य के पास संस्कृत सीखने के लिए भेज दिया। और वहाँ से उतने लगभग बुझिए 84 से 85, 10 साल 11 साल में जो है उन्होंने सीखा। और अक्टूबर 1784 में विल्किंस ने हेस्टिंग्स को जो है गीता का पूरा अनुवाद करके दे दिया। हेस्टिंग्स को इतनी खुशी हुई इस बात से कि उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि एक बहुत बड़ा तोहफा हम आम जनता को देने वाले हैं, अपने देश के आम जनता को, जो कि इंग्लिश वर्सन में, जो कि मान लीजिए अंग्रेज है, वो तो हिंदी पढ़ नहीं पाता, संस्कृत पढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए एक वहाँ की जनता के लिए, इंग्लैंड की जनता के लिए हम बहुत बड़ा तोहफा लेकर के, एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे हाथ में है। ये उन्होंने अपनी पत्नी को लिखे पत्र में इस बात की जिक्र की, जो बाद में ये चीज़ उसकी खुशी से जाहिर हुआ, बाद में मालूम हुआ, ठीक है ना, मुझे एक नायाब तोहफा मिला है, मैं जल्द ही इसे जनता को समर्पित करना चाहता हूं। और ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड को कहा कि जो यह पुस्तक है इसको जल्द से जल्द छपवाया जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, बोर्ड में पास किया। और साथ ही कहा गया कि जितना ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको छपवाया जाए। और इसमें वारेन हेस्टिंग्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। वारेन, यहाँ तक कि ये जो विल्किंस है, इन्होंने कहा कि अगर यदि ये नहीं होते, वारेन हेस्टिंग्स नहीं होते, तो ये पॉसिबल नहीं होता। और जब ये पॉसिबल हुआ है ना, ये अक्टूबर 1784 ईस्वी में, अक्टूबर 1784 को यह पुस्तक दे दी गई। और उसके 2 साल के बाद जो है यह जर्मन में भी हो गया, रसियन, फ्रेंच, सब भाषाओं में हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को है ना गीता जयंती मनाई जाती है। और यह मानता जाता है कि मोक्षदा है ना, मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इसी दिन माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, इसलिए वो जो मोक्षदा एकादशी है उसी दिन, अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को गीता जयंती भी मनाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के समय में सर विलियम जॉन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? सर विलियम जॉन्स ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सर विलियम जॉन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? 1784 में, 1784। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में है ना सर विलियम जॉन्स ने किया। आगे बढ़ते हैं। इसने मुगल सम्राट को, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। वारेन हेस्टिंग्स ने जो मुगल सम्राट थे उसको मिलने वाली 26 लाख की जो वार्षिक पेंशन थी वह सब बंद करवा दिया, वह सब हटवा दिया, कहा इस सबको हटाइए, है ना। इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की, वारेन हेस्टिंग्स के समय जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, वारेन हेस्टिंग्स के समय में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में, कब? 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया। द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स हिक्की ने। कब किया? 1780। उसमें बंगाल के गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स।
आगे बढ़ते हैं। वारन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहा जा रहा है वारन हेस्टिंग्स के समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, आप वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो इसी के समय है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। इसका अधिकार क्षेत्र कहां तक था? तो कोलकाता तक था। कलकत्ता के बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। जिन दो पक्ष में मुकदमा हो रहा है, अगर दोनों पक्ष सहमत है, कलकत्ता के बाहर भी जो है इसका न्याय हम चाहते हैं, तब वह जो है केस कलकत्ता के बाहर जा सकता था, अन्यथा उसका जितना भी उपचार होगा वह कहाँ होगा? कलकत्ता में ही होगा। तो जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, मतलब कलकत्ता में 1774 में जो एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उसका क्षेत्र जो बता रहा है वो कलकत्ता तक ही था। लेकिन कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। यह जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, इस न्यायालय में क्या होता था? अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए एलिजा इम्पे, आपको लगता होगा कि ये लड़की है, नहीं, ये जेंट्स है। और एलिजा इम्पे जो है वारन हेस्टिंग्स का फ्रेंड था। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। झूठा आरोप लगाया और नंद कुमार को जो है, एक ब्राह्मण था, बंगाली ब्राह्मण था नंद कुमार, इसको झूठा आरोप लगा करके न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी। इसलिए जो है इस पर लग गया मैकाले। देखिए मैकाले, ये जो वारन हेस्टिंग्स है और जो एलिजा इम्पे है, वारन हेस्टिंग्स और एलिजा इम्पे दोनों एक बेहतरीन मित्र थे। और दोनों जब मित्र थे और ये न्यायाधीश हो गया एलिजा इम्पे, तो वारन हेस्टिंग्स का इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने लगा और उन्होंने जो है एलिजा इम्पे से ज़बरदस्ती बूझिए या जिस तरह से बूझिए, उसको उसका दिमाग बदल करके या जैसे समझिए, यह जो नंद कुमार नामक एक बंगाली ब्राह्मण था, इसको आरोप लगा करके, झूठा आरोप लगा करके फंसा दिया और फांसी की सजा दिलवा दी। यह बात मैकाले को पता हुआ और मैकाले इसके पीछे पड़ गया और उन्होंने इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और बाद में जो है ये जो एलिजा इम्पे है, इसको भी क्या किया? अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, मतलब इसको अपने पद से हटा दिया गया। तो यह जो आप यहाँ तक आपने देखा, ये वारन हेस्टिंग्स का पार्ट 2 था। वारन हेस्टिंग्स पार्ट 3 हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे और उसमें जो वारन हेस्टिंग्स का जितना भी पॉइंट बचा है टोटल का टोटल एंड हो जाएगा। तो यहीं तक आज वीडियो को एंड करते हैं। नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आए दिन हम इस तरह का वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।